कात्यायन क्लासेस। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। नमस्ते, मेरा नाम है अमन कार्तिक और आप सभी का स्वागत है कात्यायन क्लासेस में। यहाँ पे हम बायो के टफेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ चुके हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। आज हम बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मतलब सेल कैसे डिवाइड कर रहा है और डिवाइड करने से पहले क्या क्या प्रोसेस के थ्रू सेल गुजर रहा है, इस चैप्टर में हम इसी की बात करते हैं। देखा जाए तो हमारे पास दो तरीके के सेल साइकिल होते हैं। एक होता है हमारे पास माइटोसिस, दूसरा होता है हमारे पास मियोसिस। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इन्हीं दो टाइप्स ऑफ सेल साइकिल को पढ़ेंगे, सेल डिवीजन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि माइटोसिस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मियोसिस हो रहा है तो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, और अल्टीमेटली हमें सेल साइकिल और सेल को डिवाइड करने की जरूरत ही क्या है, हम क्यों अपने सेल्स को डिवाइड कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या है हमारा चैप्टर? हमारा चैप्टर है सेल साइकिल। सेल साइकिल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सेल साइकिल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कहता है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम का मतलब है यहां पे हमारे पास जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। अगर आप अभी 11th में आए हैं तो शायद आपको जेनेटिक मटेरियल क्या होता है नहीं पता, लेकिन अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है तो आपको अच्छे से पता होगा जेनेटिक मटेरियल क्या है। जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए भी हो सकता है और हमारा आरएनए भी हो सकता है। हम दोनों को ही जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। आरएनए हमारे वायरसेस वगैरह के अंदर, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर देखने को मिलते हैं जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, जबकि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए काम करता है। तो सेल साइकिल कहता है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम एंड सिंथेसाइज अदर सेल कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब यहां पे है सेल ऑर्गेनल्स। आपने पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, जब उनका क्या होता है? सिंथेसिस होता है, उनका भी डुप्लीकेशन होता है और अल्टीमेटली जो आपका सेल है वो डिवाइड कर जाता है दो डॉटर सेल के अंदर। एक सेल था, इससे आपके पास दो डॉटर सेल मिले। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल, जिसके अंदर जो सेल है अपना जेनेटिक मटेरियल को क्या कर रहा है? डुप्लीकेट कर रहा है और अपने आप को दो भागों में बांट दे रहा है, अपने आप को डिवाइड कर दे रहा है। इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। अगर मैं कहूं टाइप्स ऑफ सेल साइकिल, तो मैंने अभी आपको बताया हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेल साइकिल होता है। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? लोकेशन। पहला डिफरेंस है इनका लोकेशन, कि ये हमेशा कहां देखने को मिल रहे हैं। हमारे बॉडी के अंदर दो तरीके के सेल होते हैं, एक को हम कहते हैं सोमैटिक सेल, और दूसरे को हम कहते हैं जर्म सेल। क्या कहते हैं? जर्म सेल। सोमैटिक सेल जैसे मेरी पूरी बॉडी जिन सेल से मिलकर बनी है उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। पूरी बॉडी जिन सेल से मिलकर बनी है उनको हम सोमैटिक सेल कहते हैं। उन सिर्फ और सिर्फ जो मेल के अंदर टेस्टिस है और फीमेल के अंदर है ओवरी। क्या है? ओवरी इन फीमेल और टेस्टिस इन मेल। इनके अंदर मौजूद जो भी हमारे पास सेल है उनको छोड़कर पूरे बॉडी के सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। इनको हम कहते हैं जर्म सेल। क्यों? क्योंकि टेस्टिस के अंदर बनते हैं स्पर्म और जब ओवा, फीमेल से जो ओवा आता है, ओवरी के अंदर जो ओवा बनता है, ये जब फर्टिलाइज होते हैं तो आपका बनाते हैं जाइगोट, जिससे अगली जनरेशन आती है। तो इसीलिए इनको हम जर्म सेल कहते हैं। और अगर हम जर्म सेल को छोड़ दें तो जितने भी सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर, सब के सब सेल कैसे हैं? सोमैटिक सेल हैं। और इन सब के अंदर क्या होता है? इन सब के अंदर होता है हमारे पास माइटोसिस। जर्म सेल के अंदर क्या होता है? मियोसिस। सर माइटोसिस है क्या? माइटोसिस है हमारे पास इक्वेशनल डिवीजन। मतलब अगर मैं कह रहा हूं जो मेरी प्लॉइडी है वो 2n है सेल साइकिल से पहले, तो सेल डिवाइड करने के बाद भी प्लॉइडी रखेगा अपनी 2n। प्लॉइडी क्या होता है? प्लॉइडी होता है हमारे पास प्लॉइडी होता है
जैसे कि मान लीजिए सेट ऑफ क्रोमोजोम, इसको हम कहते हैं प्लॉइडी। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर कितने हैं, 46 क्रोमोजोम्स हैं। कितने हैं, 46 क्रोमोजोम, जो कि 23 के पेयर में हैं। कैसे हैं, 23 के पेयर में। तो आप कह सकते हो ये है आपके पास 2n, n हो गया पूरे 23 के 23 सेट ऑफ क्रोमोजोम्स, और क्योंकि ये पेयर में है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2n, और इस 2n को हम लिखते हैं डिप्लॉइड। क्या लिखते हैं, डिप्लॉइड। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ n होता, मतलब एक ही सेट ऑफ क्रोमोजोम होता, तो इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। तो जो आपका माइटोसिस है ये इक्वेशनल डिवीजन है, बराबर रहता है इसमें, चाहे आप सेल साइकिल से पहले आओ या सेल साइकिल के बाद आओ। जो आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है, जो सेट ऑफ क्रोमोजोम है, वो कैसे रहते हैं, अनचेंज्ड रहते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, मियोसिस की, जो कि है हमारे पास रिडक्शनल डिवीजन। क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। तो इसके अंदर हमारे पास जो प्लॉइडी होती है वो घट जाती है, 2n से शुरू होता है और आफ्टर डिवीजन सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बचते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका, ये हम जब मियोसिस आगे पढ़ेंगे तो इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि सर ये हो कैसे रहा है। अगर मैं डॉटर सेल्स की बात करूं, उनके मदर के रिस्पेक्ट में साइज ऑफ डॉटर सेल की बात करूं, तो माइटोसिस के अंदर सेम रहता है साइज, जबकि मियोसिस के अंदर जो साइज होता है वो छोटा हो जाता है। एक बात और याद रखिएगा, यहां पे एक सेल से 2 सेल बनते हैं, इनके अंदर मियोसिस के अंदर एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं, एक सेल से 4 सेल बनते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनका अक्रेंस, ये कहां कहां पे हमें देखने को मिलते हैं, तो जो हमारे पास माइटोसिस है वो डिप्लॉइड में मिल सकता है या हैप्लोडिप्लॉइड में भी मिल सकता है। हैप्लोडिप्लॉइड जो प्लांट सेल है ये अपने हैप्लॉइड सेल्स में भी और डिप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस करते हैं, जबकि एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में केवल और केवल डिप्लॉइड सेल्स में होता है। एक एक्सेप्शन है मेल हनी बी, ये हैप्लॉइड से ही थ्रू माइटोसिस डेवलप होता है। ये हम आगे जेनेटिक्स में भी पढ़ेंगे 12th में। ठीक है, जबकि अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो मियोसिस केवल और केवल डिप्लॉइड में ही देखने को मिलेगा। किसके अंदर मिलेगा, केवल और केवल डिप्लॉइड के अंदर ही देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल या सेल साइकिल के क्या क्या स्टेजेस हैं, तो हम सेल साइकिल को 2 स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं। एक है आपके पास इंटरफेज और दूसरा है आपके पास एन फेज। इंटरफेज को ही हम रेस्टिंग फेज के नाम से जानते हैं और एन फेज को हम कहते हैं माइटोसिस फेज। अब हम इंटरफेज को भी 3 सब स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं, G1, S, G2। क्या क्या, G1, S और G2। मैं कह रहा हूं हम इंटरफेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। जबकि जो हमारा M फेज है, M फेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। क्या होते हैं ये कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जबकि जो आपके पास साइटोकाइनेसिस है ये होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब भी हमारे पास साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जब भी हमारे पास साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है तो सेल अपने आप को 2 भागों में बांट लेता है। वही दोनों भाग हमारे को क्या कहलाते हैं, डॉटर सेल।
सेल जो है ये दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है आफ्टर साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म नहीं हो रहा है, अगर साइटोप्लाज्म नहीं हो रहा है और केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, तो सेल की प्लॉइडी बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे। कैसे सर, प्लॉइडी कैसे बढ़ेगी? मान लो एक न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या था? 2n। क्या था? 2n। अब न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस हो गए, सेल तो एक ही है, न्यूक्लियस क्या हो गए हैं? दो। तो अब इसका भी 2n इसके अंदर जुड़ जाएगा और एक सेल की प्लॉइडी हो जाएगी 4n की। आई बात समझ? तो अगर केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ प्लॉइडी बढ़ेगी। अगर साइटोकाइनेसिस हो रहा है तभी हमारा जो मदर सेल है ये डॉटर सेल में खुद को डिवाइड करेगी, डॉटर सेल में डिवाइड करेगी। अब जो हमारे पास इंटरफेज है, जो हमारा रेस्टिंग फेज है, ये होता है 95% ऑफ सेल साइकिल। कितना? 95% ऑफ सेल साइकिल। और केवल 5% टाइम ही होता है हमारे पास डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे तुम निकम्मे हो, पढ़ने का मन नहीं करता, तुम 95% टाइम सिर्फ बैठे रहते हो, पढ़ते कब हो? केवल और केवल 5%। तो जो 5% का टाइम है, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, एनिमल की हम बात करें, तो 24 आवर का सेल साइकिल होता है। कितना होता है? 24 आवर का सेल साइकिल होता है, जिसमें से 95 करीब 23 आवर और 5% आता है 1 आवर के करीब। तो 23 आवर हम कैसे होते हैं? रेस्टिंग फेज में होते हैं। और केवल 1 घंटे में हमारे पास क्या हो रहा होता है? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल सेल्स की। अगर मैं बात करूं ईस्ट अपना सेल साइकिल 90 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। और मैं और बात करूं इक्वलाई की, अगर मैं बात करूं तो इक्वलाई केवल और केवल 20 मिनट लगाता है अपने सेल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। आई बात समझ में? तो आप कह सकते हो इंटरफेस लास्ट फॉर 23 आवर्स while M phase lasts for 1 hour। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पास इंटरफेस की। तो माइटोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 stages। वन इज योर इंटरफेस एंड द अनदर वन इज माइटोटिक फेज। जो इंटरफेज है, मैंने भी आपको बताया 95% ऑफ द सेल साइकिल होता है। इसके भी 3 सब ग्रुप हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। माइटोसिस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कैरियोकाइनेसिस विद द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड द अनदर वन इज साइटोकाइनेसिस विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। कैरियोकाइनेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सब ग्रुप: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। याद करने का तरीका पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इससे आप याद कर सकते हैं इसको। अब अगर हम बात करें किसकी? इंटरफेस को और डिटेल में पढ़ने के बाद इंटरफेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं: G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अगर मैं G1 फेज की बात करूं तो G1 फेज के अंदर जो सेल है मेरे, ठीक है, जो भी मेरा सेल है वो क्या कर रहा है? अपना जीनोम रेप्लिकेट नहीं कर रहा है। सेल डू नॉट रेप्लिकेट जीनोम। जो भी इसका जेनेटिक मटेरियल है ये उसको रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है इस स्टेज के अंदर। मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब है, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस में क्या होता है? लाइफ प्रोसेस में होता है कुछ प्रोसेसेस है, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और सर्कुलेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली, और एक्सक्रीशन। ये सब प्रोसेसेस क्या है? इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को सस्टेन करने के लिए। तो मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। तो इस टाइम पे सेल वो सभी प्रोसेसेस कर रहा होता है जो आपके सेल को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जैसे सेल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए फंक्शनिंग करने के लिए। तो इस टाइम पे सेल बहुत ज्यादा एक्टिव होता है अपने मेटाबॉलिज्म को लेकर। इस टाइम पे आरएनए का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, आरएनए सिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा एंजाइम्स वगैरह बनते हैं, प्रोटीन वगैरह बनते हैं। एंजाइम क्या? जो भी ऐसे एंजाइम्स है जो बेसिकली आपके डिवीजन में काम कर रहे हैं, ठीक है, सेल साइकिल करवाने में, सेल डिवीजन में करवाने में जो प्रोटीन का काम है उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है जीवन फेज के अंदर। जीवन फेज जो है आपका, ये तकरीबन 30 से 40% होता है इंटरफेज का। अगर मैं कह रहा हूं कि
10 घंटे का मेरा इंटरफेज है, तो 10 घंटे में से 3 से 4 घंटा केवल और केवल जीवन फेज में बिताता है। इस टाइम पीरियड के अंदर, जीवन फेज के अंदर, जो भी आपका सेल है वो तो अभी साइटोकाइनेसिस से होकर आया है, तो अभी छोटा है। ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन को अपने अंदर एब्सॉर्ब करके बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है। सेल ग्रो इन साइज। कैसे ग्रो हो रहा है, ये अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब कर रहा है। क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करता है। ठीक, जीवन फेज के बाद आता है हमारे पास एस फेज, सिंथेसिस फेज जिसको हम कहते हैं। एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यानी डीएनए कहां पर रेप्लिकेट कर रहा है, एस फेज के अंदर। आई बात समझ। एस फेज के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। देखिए क्या है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम। आप पूछ सकते सर ऐसा कैसे हो सकता है कि डीएनए का अमाउंट तो बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रह रहे हैं, कैसे? आइए देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये है आपका क्रोमोसोम। क्या है, क्रोमोसोम। ऊपर वाली ज्यादा मोटी हो गई है। ठीक, ये है आपका क्रोमोसोम। इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। और ये है आपके पास क्रोमेटिड्स। क्या है, क्रोमेटिड्स। एस फेज के टाइम पे ये तो इनिशियली चलते हुए आ रहा है, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। एस फेज से पहले ये ऐसे था जीवन फेज के अंदर। जैसे ये एस फेज के अंदर आया, इसका अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो गया। मतलब क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ, मतलब जो ये वाला मेरे पास स्ट्रैंड है, मैं इसको कह रहा हूं पी आर्म, और इसको मैं कह देता हूं क्यू आर्म। तो पी आर्म अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और बनाएगा पी डैश आर, न्यूली सिंथेसाइज्ड पी आर। ये मान लीजिए पी डैश। तो यहीं से ही हमारे पास क्यू आर्म भी खुद को रेप्लिकेट करेगा, क्यू आर्म भी खुद को रेप्लिकेट करेगा। आई बात समझ। लेकिन जो क्रोमोसोम्स हम काउंट करते हैं, क्रोमोसोम्स हम काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर हैं। जितना नंबर ऑफ सेंट्रोमियर उतना नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो सेंट्रोमियर तो एक ही है, चाहे ये पहले बना हो या ना बना हो, डीएनए रेप्लिकेट किया हो या ना किया हो। डीएनए रेप्लिकेशन से भी पहले एक था सेंट्रोमियर, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद भी क्या है, एक ही सेंट्रोमियर है। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को काउंट करते हैं नंबर ऑफ सेंट्रोमियर से। तो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर क्या है, एक। रेप्लिकेशन से पहले भी वही था, एक ही था, रेप्लिकेशन के बाद भी एक ही रहा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए सेम, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हुआ, डुप्लीकेट कर गया। अरे पहले सिर्फ और सिर्फ ये वाला आर्म था, डीएनए था, यही डीएनए रेप्लिकेट करके दूसरा आर्म भी बना लिया। तो आप इसको देखोगे पूरे को, तो इसमें आपको डीएनए डबल है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, सेम है। इसी टाइम पीरियड के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं हमारे, हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन आर बेसिकली बेसिक प्रोटीन। कैसे होते हैं ये, बेसिक प्रोटीन होते हैं, और ये हेल्प करते हैं डीएनए पैकेजिंग के अंदर। डीएनए पैकेजिंग के टाइम पे ये हेल्प करते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस एस फेज के अंदर ही होता है। ठीक है, साथ ही साथ एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो आपने सेंट्रियोल पढ़ा हुआ। एनिमल सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल, और ये केवल और केवल एनिमल्स के ही अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर नहीं होता। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी कहां पर हो रहा है, एस फेज के अंदर हो रहा है। एस फेज के बाद आता है हमारे पास G2 फेज। इसके अंदर प्रिपरेशन होता है फॉर एम फेज। एस के बाद आया G2 में प्रिपरेशन चल रही है एम फेज की। जो भी बची खुची, जो भी कमी रह गई थी, वो सब पूरी कौन करता है, G2 फेज। इसी के अंदर एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, एटीपी का। अरे डीएनए रेप्लिकेट करवाना है तो एनर्जी लगेगा,
एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिलता है, एटीपी के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये जो सेंट्रियोल्स थे, क्या थे, सेंट्रियोल, ये G2 फेज के अंदर बनाते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बनाते हैं ये, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कुछ नहीं, बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ऐसे 4 से 10 ट्यूबुलिन प्रोटीन, ऐसे ऐसे लंबे लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ 4 से 10 ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलकर बनाते हैं हमारे पास स्पिंडल फाइबर। आई बात समझ। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा एक बंच है धागे का, और इन धागों में से बहुत छोटे छोटे धागे लगे होते हैं ना, तो ऐसे ही 8 से 10 ट्यूबुलिन प्रोटीन एक साथ पैरेलल आ जाते हैं। एक साथ क्या आ गए, ऐसे पैरेलल आ गए, ठीक है। यही आपका बना लेते हैं स्पिंडल फाइबर। ऐसे 8 से 10 ट्यूबुलिन प्रोटीन एक के ऊपर एक चिपक जाते हैं, इसी को हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, ठीक है। अब स्पिंडल फाइबर का क्या रोल है, स्पिंडल फाइबर क्या काम करता है हमारे सेल के अंदर, डिवीजन कैसे हो रहा है न्यूक्लियस का, कैरियोकाइनेसिस कैसे हो रहा है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे माइटोसिस एंड मियोसिस। देखिए इस चैप्टर के 3 लेक्चर आएंगे। एक में हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, इंटरफेस की बात कर ली। अगला वीडियो आएगा माइटोसिस के लिए और उसके बाद आएगा मियोसिस के लिए, ठीक। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।